हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोर्ड एक्सप्रेस पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी का एक और चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब बहुत सारे बायोलॉजी का टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, ठीक। तो आज बात होने वाला है पाचन तंत्र के बारे में। तो देखिए, पहले आपको समझाते हैं कि पाचन तंत्र होता क्या है। तंत्र क्या होता है? पाचन यानी जिसमें डाइजेस्टिव हो, मतलब जो पाचन में मदद करे। पाचन क्या है, तंत्र क्या है, ये समझिए। पाचन का मतलब होता है ना कि कोई चीज़ हम खाते हैं, जैसे सॉलिड फूड, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है। तो जब चीज़ हम कोई खा रहे हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड है, यानी बहुत सारे उसमें बड़े बड़े क्या है, मोलिक्यूल है। ये भी आप कह सकते हैं कि बड़े अणु हैं। वो क्या है? खाना के बड़े अणु है। उस अणु में जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स है, यानी पोषक तत्व है, उसको डायरेक्ट हमारा शरीर नहीं ऑब्जर्व कर सकता है। यानी जो चीज़ आप खा रहे हैं, शरीर उसको एज इट इज नहीं सोख सकता है, यूज नहीं कर सकता। इसलिए क्या करता है? इसको तोड़ना जरूरी है। क्या होना है? ब्रेकडाउन जरूरी है। ब्रेकडाउन यानी तोड़ना है। तो ये बड़े अणु को छोटे अणु में, किस अणु में? छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, या यूँ कहिए कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ना क्या कहलाता है दोस्त? पाचन कहलाता है। अच्छा, सिंपल फूड में तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समझिए, हमारा सेल बहुत ही छोटा है, और आपको पता है कि सेल के अंदर एक कोशिकांग होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसी में हमारा एनर्जी बनता है, यानी ग्लूकोज फाइनली वहाँ पहुँचना है। तो उतने छोटे चीज़ को आप खाना खाते हैं जो इतना बड़ा है, इसलिए उसका ब्रेकडाउन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो फाइनली कहाँ पहुँचता है? सेल में। सेल में जाकर क्या होता है? फिर उसका ब्रेकडाउन होता है, तब एनर्जी मिलती है। इसलिए तो जो आप कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं, उसका सिंपल फूड में ब्रेकडाउन कहलाना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और ये करने में, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करने में जो जो चीज़ मदद करती है, वो सभी को एक साथ मिलकर क्या करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको सिस्टम कहा जाता है। यानी वो सारे अंग जो पाचन में मदद करते हैं, यूँ कहिए कि एक बहुत सारे ऑर्गन जिनका काम एक ही तरह का होता है, वो क्या कहलाता है? वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो जो जो अंग पाचन के क्रिया में सहायक होते हैं, वो सभी को एक साथ क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी सिस्टम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो आप समझे कि ये पाचन तंत्र क्या होता है। अच्छा, पाचन क्या होता है आप समझे। कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में ब्रेकडाउन क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। बड़े अणु आप खाते हैं, जैसे इतना बड़ा चावल दाना, ये सब सब्जी वब्जी आप लोग खाते हैं, उसका क्या है? छोटे छोटे चीज़ में ब्रेकडाउन कराना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अच्छा, अब बात आया कि जैसे हमने लिख दिया कि सभी अंग जो मिलकर पाचन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। समझिए, ये ब्रेकडाउन होगा कहाँ? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेकडाउन होगा कहाँ? तो कुछ ब्रेकडाउन हमारे दांत में, मुंह में होता है। जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो पहले उसको पूरा क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है। बड़े बड़े, जैसे इतना बड़ा रोटी खाए हैं, एक कोई पूरी खा जाता है, उसको छोटा छोटा में क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है। तो ये तोड़ना क्या कहलाता है? ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन कुछ हमारा तीथ भी करता है, यानी कुछ फिजिकल प्रोसेस भी होता है। कैसा? फिजिकल यानी भौतिक, जिसको तोड़ फोड़ के। तो पता है, डाइजेशन को फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्यों कहा जाता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस? यानी कुछ इसमें फिजिकल काम भी होता है, बहुत सारा मैक्सिमम कैसा काम होता है? केमिकल काम होता है। फिजिकल काम यानी जो हम दांत से उसको पूरा तोड़ फोड़ देते हैं, चबा के छोटा छोटा कर देते हैं, वो फिजिकल हो गया। केमिकल क्या होता है? तो अब देखिए, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में क्या करना है? ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन कौन करेगी? तो ये ब्रेकडाउन में मदद करता है एंजाइम। कौन मदद करता है? एंजाइम। एंजाइम मदद करता है। और ये एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है किससे? पहले ये जानिए कि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। कितना बार पूछता है कि एंजाइम किस चीज़ के बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं। 99.99% एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। कुछ एक दो एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन के नहीं बने हैं। वैसे आपसे पूछेगा कि एंजाइम किस चीज़ के बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है आपको ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? एंजाइम कौन निकालेगी? ग्रंथि। ग्रंथि जिसको क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। तो ये एंजाइम कौन निकालेगी? ग्लैंड्स निकालेगी। यानी डाइजेशन में आप कॉम्प्लेक्स फूड जो खाए हैं, उसको सिंपल फूड तोड़ने में एंजाइम का मदद होता है। वो एंजाइम निकलता है। एंजाइम कौन निकालता है? आपको निकालती है ग्रंथियाँ। कौन निकालती है? ग्रंथियाँ, जिसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोला जाता है, यानी पाचक ग्रंथि। ठीक है, तो आप अभी समझे कि क्या होता है पाचन। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेकडाउन करना क्या कहलाता है दोस्त? पाचन कहलाता है। और इस पाचन में कौन मदद करता है? तो ये पाचन जो है फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कुछ फिजिकल काम भी होता है, कुछ केमिकल काम भी होता है। फिर आपको हम समझाया कि फिजिकल काम कहाँ होता है? तो मुंह में होता है। केमिकल काम कहाँ होता है? तो एंजाइम करती है। ठीक, इतना चीज़ हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि पाचन क्या है, मतलब कैटाबोलिक प्रोसेस है कि एनाबोलिक प्रोसेस है, तब आप क्या कहिएगा कि ये पाचन क्या है? देखिए, पाचन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक क्या होता है समझिए।
जब कोई एक बड़ा चीज़ छोटे चीज़ में ब्रेक डाउन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। एनाबोलिक का मतलब होता है कि दो को छोटा चीज़ मिलकर अगर बड़ा चीज़ बना रहे हैं तो एनाबोलिक प्रोसेस। तो कभी कभी पूछता है कि पाचन कैसा प्रोसेस है, तो केटाबोलिक प्रोसेस है। इतना चीज़ आप समझे। अब थोड़ा सा जानते हैं कि ये हम जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता क्या है, क्या क्या चीज़ होता है उस फूड में और किस चीज़ में वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक, देखिए तो जो चीज़ हम खाते हैं मेनली उसमें तीन चीज़ आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन पोषक तत्व होते हैं, खाना में जो होता है उसको पोषक तत्व कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या होगा मेनली, तो एक होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, क्या मिलेगा खाना में, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, और क्या मिलेगा, वसा मिलेगा। ठीक, वसा को क्या कहा जाता है, फैट कहा जाता है, चाहे लिपिड्स कहा जाता है। फैट या क्या कहा जाता है दोस्त, लिपिड्स। प्रोटीन को प्रोटीन ही कहा जाता है, और आपको कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो इतना चीज समझिए, जो हम खाना चीज खाते हैं उसमें मैक्सिमम तीन ही चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। यानी जैसे जो आप अनाज खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, फिर से ब्रेड हो गया, ठीक है, आलू हो गया, कौन हो गया, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। चिकन खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, इस सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तेल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, उस सब में क्या होता है, फैट होता है। ये किसमें क्या होता है ये यहाँ का टॉपिक नहीं है। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें मेनली तीन चीज होता है, पोषक तत्व होता है। क्या क्या, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। अब समझिए ये सब क्या है कि बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, और पाचन जो है ना उन्हीं का होता है जिनको शरीर डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। मतलब आप खाए और खून, आपका जो बॉडी है उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट नहीं कर सकता है, प्रोटीन को डायरेक्ट नहीं कर सकता है, वसा को डायरेक्ट नहीं कर सकता है। ये सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, बहुत ही जटिल ये आपका भोजन है। इनको अगर सिंपल में तोड़ा जाए तभी हमारा शरीर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। अब देखिए खाना जो हम लोग खाते हैं उसमें और चीज़ें भी होता है। क्या क्या होता है आपको ध्यान रखना है। तो इसमें और चीज़ आपका क्या होता है, कहिएगा कि सर वाटर होता है, स्ट्यू होता है, सही बात है। सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ये बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। कैल्शियम होता है, क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, और विटामिन भी होते हैं। तो ये मिनरल्स और विटामिन का डाइजेशन नहीं होता, याद रखिएगा। इन किसी का ये डाइजेशन यानी पाचन नहीं होता है। यानी पानी आप पी रहे हैं तो उसका डायरेक्ट क्या होगा, शरीर ऑब्जर्व कर लेगा, उसका डाइजेशन नहीं होगा। कोई भी आप मिनरल्स ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, शरीर वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, शरीर उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकता है, उसका पाचन करने की जरूरत नहीं है। तो किसी का पाचन नहीं होता है। पाचन मेनली किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा ना, ब्रेक डाउन होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट कहिए चाहे स्टार्च कहिए, हम लोग जो खाना खाते हैं स्टार्च के फॉर्म में ही होता है। स्टार्च भी क्या एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। आपको जब मतलब न्यूट्रिशन पढ़ाया जाएगा वहाँ पढ़ाया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का कितना टाइप होता है, मोनोसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड होता है, प्रोटीन में कौन कौन बॉन्ड होते हैं, वसा में क्या क्या होता है, ये सब यहाँ का टॉपिक नहीं है। अभी यहाँ है कि कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन होगा, तो ये ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में। यानी कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फूड है, इसका ब्रेक डाउन जब होगा, टूटेगा, तो सबसे छोटा फूड क्या कहा जाता है, ग्लूकोज। उसी तरह प्रोटीन जब टूटेगा तो ये टूटता है एमिनो एसिड में। किस में टूटेगा, एमिनो एसिड में। अब देखिए ये भी कोई जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट ग्लूकोज में टूट जाए। इसके बाद बहुत सारे, कभी माल्टोज में टूटेगा, माल्टोज के बाद ग्लूकोज होता है। वैसे प्रोटीन पहले पेप्टाइड में टूटेगा, पेप्टाइड के बाद पेप्टोन में, फिर पेप्टोन के बाद किस में, एमिनो एसिड में। तो वो आगे आपको बताएंगे कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को, जैसे प्रोटीन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं टूट सकता है, बीच में एक दो और चरण है। हम ये बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स ये है, लास्ट में टूट के जो बचेगा जिसको शरीर अवशोषित कर सकता है वो अमीनो एसिड है। कौन है, अमीनो अम्ल है। ठीक है, इसके बीच में और टूटता है तो वो सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। जैसे पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ बताएंगे कि कौन किसको किस में तोड़ता है। अभी आपको समझिए कि ये कॉम्प्लेक्स और ये सबसे उसका सिंपल फूड है। फैट किस में टूटेगा, जिसको लिपिड कहा जाता है, तो ये टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किस में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। किस में, ग्लिसरॉल में, जिसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल कहा जाएगा। क्या, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है। तो ये है कॉम्प्लेक्स फूड। इनका फाइनली एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन होगा इसमें। ठीक है, अब ये 2-3 चरण में होता है, डायरेक्ट नहीं होता, आपको बता चुके हैं। इतना चीज समझे। अब आप ये समझिए कि जो हम न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व आप ले रहे हैं तो 3 चीज का ही डाइजेशन होना है। ये सब किसी का डाइजेशन नहीं होता है, और जिसका डाइजेशन नहीं होगा उससे कोई कैलोरी नहीं मिलती है। समझिए, ऊर्जा नहीं मिलेगा, किसी से ऊर्जा एनर्जी नहीं मिलता है। पूछेगा कि पानी में कितना ऊर्जा होता है, 0 कैलोरी होता है, कोई ऊर्जा नहीं मिलेगा। ऊर्जा मिलता है इसी से। अब अलग बात है कि इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इससे मिलता है, इससे जल्दी मिलता है, इससे कम मिलता है। तो ये अलग चीज़ है, ये न्यूट्रिशन में आपको पढ़ना है कि कौन क्या करेगा। यहाँ हमारा काम है कि डाइजेशन पढ़ाना। तो इतना चीज समझे। अब हम बताते हैं कि आपको जो डाइजेशन है यानी पाचन का चरण क्या क्या होता है, जो आपका डाइजेशन है किस किस स्टेज में होता है, कैसे कैसे उसका चरण है, वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक,
आप इसको लिखिए। देखिए जो हमारा जो पाचन के नहीं चल रहे हैं, पाचन के चरण यानी स्टेज ऑफ डाइजेशन कितना तरह का होता है? तो देखो 5 तरह में होता है। फर्स्ट हमारा चरण होता है जिसको इंजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? इंजेशन को कहा जाता है अंतःग्रहण। क्या कहा जाता है? अंतःग्रहण। यानी आपको खाना डाइजेस्ट करना है तो पहले आप क्या कीजिएगा? खाना को मुंह के अंदर डालिएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? अंतःग्रहण यानी इनजेशन। ठीक है। सेकंड काम क्या होगा? तो जैसे खाना अंदर जाएगा उसके बाद से डाइजेशन शुरू हो जाएगा, पाचन शुरू हो जाएगा, तो तब क्या होगा? आपका डाइजेशन शुरू होगा। क्या शुरू होगा? डाइजेशन, जिसको हम क्या कहेंगे कि पाचन शुरू होगा। अच्छा, मान लीजिए पाचन शुरू हो गया, सब कुछ कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूट गया, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद होगा क्या? समझिए, खुद सोचिए। जो हमारा शरीर है, खून है, उसको क्या करेगा? जो चीज़ आप खाए हैं, जो न्यूट्रिएंट्स, जो प्रोटीन, फैट, जो कुछ आप खाएं उसको ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा? उसमें से ऑब्जर्व करेगा, यानी क्या होगा? ऑब्जर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? अवशोषण। क्या होगा दोस्त? अवशोषण होगा। चौथा चरण क्या होता है? तो अवशोषण हो जाने के बाद मान लीजिए पेट में गया। अब ये अवशोषण कहाँ होता है ये आपको बताएंगे कि छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में समझिए कि अवशोषण हो गया। कहाँ होता है फिर हम आगे आपको बताएंगे। वो अवशोषण मान लीजिए पेट में हुआ है। अब माइंड को भी एनर्जी की जरूरत है, पैर को भी, हर एक बॉडी के ऑर्गन को है, तो वहाँ कौन लेके जाए? यानी अब उस जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व, उसको लेकर जाना है, तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन, जिसको कहा जाएगा क्या? हिंदी में कहा जाता है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण का मतलब है कि जो आप न्यूट्रिएंट्स खाए हैं उसको शरीर के हर एक सेल के पास क्या करना है? उसको पहुंचाना, एसिमिलेशन कहलाएगा। और उसके बाद से जो बच गया वेस्ट प्रोडक्ट उसको क्या कह दीजिए? बाहर निकाल दीजिए, जिसको इजेशन कहा जाएगा। देखिए वो इंजेशन है, इजेशन है, जिसको क्या कहेंगे? उत्सर्जन। यानी उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया, यूरिन, टॉयलेट, ये सबको क्या करना? बाहर निकाल देना। तो ये 5 चरण होता है किसका? डाइजेशन का। तो 5 स्टेज में हमारा डाइजेशन जाके क्या होता है दोस्त? पूरा तरीका से कंप्लीट होता है। अब ये चीज आप लिख लीजिए। इसके बाद से अब हम आपको बताते हैं कि पाचन, लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपको हम बताते हैं एक चीज, समझिए। अब बताते हैं आपको कि पाचन तंत्र किस किस चीज से मिलकर। इसमें 2 टाइप पाचन तंत्र क्या होगा? 2। एक होगा क्या? मिटा दे क्या ये? एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हिंदी में कहा जाएगा आहार नाल। क्या कहा जाता है? आहार नाल। तो पाचन तंत्र का 2 भाग होता है। एक वो भाग जिसमें खाना क्या होता है, जैसे यहाँ से मुंह से डाले और खाना उस फूड पाइप में पूरा रह गया, नहीं यहाँ से लेकर जहाँ जब तक वो शरीर से बाहर नहीं निकलता है, तो जिस पाइप में रहता है खाना, उस पाइप को कहा जाता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। इसकी लंबाई पता है कितना होता है? इसका लंबाई होता है 9 मीटर या 33 फीट। ये भी पूछता है कि एलिमेंट्री कैनाल, यानी खाना यहाँ से खा रहे हैं, जब तक शरीर पेट में है, बाहर नहीं निकल जाता है, तब तक वो खाना उसी पाइप में रहता है। उस पाइप को क्या कहा जाता है? आहार नल कहा जाता है, जिसकी लंबाई क्या होती है? 9 मीटर यानी 33 फीट, लगभग 3 ताला। समझिए, ये मिटाते हैं हम। ठीक है, फिगर बनाना है थोड़ा। अभी हम तो आपको समझा रहे हैं कि डाइजेशन का क्या मतलब है, क्या समझिए। जैसे यहाँ से खाना, पहले ये फूड पाइप, ये मुंह गोवा हो गया, यहाँ से खाना यहाँ है। ठीक, इसके बाद ऐसे हो गया। देखिए हमने रफ डायग्राम बनाया है, ध्यान से समझिए। खाना जो है ना, यहाँ से शुरू होता है आहार नल, इसको बोलते हैं आहार नल। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो टोटल देखिए, ये वाला है फूड पाइप, ये है आपका स्टमक बताएंगे, जिसको अमाशय कहा जाता है। उसके बाद ये है छोटी आंत और ये है बड़ी आंत, इधर है एनस। ठीक है, तो ये जो पूरा लंबाई एक में, ये सब क्या है? ज्वाइंट है। ये पूरा मुंह से लेकर जहाँ एनस तक है, गुदा तक, इसको टोटल लंबाई होता है कितना? 9 मीटर, जिसको 33 फीट, जिसको क्या कहा जाता है? आहार नल। खाना इसी में रहता है जब तक आप मुंह में डालते हैं, जब तक बाहर नहीं निकल जाए। और एक आपका होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको पाचन ग्रंथि कहेंगे। क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको क्या कहा जाएगा? पाचक ग्रंथि। क्या कहा जाएगा दोस्त? पाचक ग्रंथि।
यानी ये पाचक ग्रंथि या वो ग्रंथि, क्योंकि आपको हम बताया कि भोजन जो है उसका डाइजेशन में कौन मदद करता है, एंजाइम, और वो एंजाइम कौन निकालेगा, तो ग्रंथि निकालती है। और ग्रंथि में उसको क्या ग्रंथि वो कहलाती है, सब एक्सोक्राइन कहलाती है। जितनी भी ग्रंथियाँ होंगी ना पाचक ग्रंथि, ये सब एक्सोक्राइन कहलाती है। कैसी ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन। अभी क्या है एक्सोक्राइन, क्या वो आपको ग्लैंड में पढ़ाएंगे कि बाह्यस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। ये आपका जो श्रावण है ना, नलिका में डालती है, ठीक है। ये ग्रंथि का चैप्टर है। अभी समझिए कि इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड सब क्या होती है, एक्सोक्राइन होती है। इसमें कौन कौन आएगा, तो पहला आएगा लार ग्रंथि। पहला ग्रंथि कौन आएगा, लार ग्रंथि, जिसको सलेवरी ग्लैंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सलेवरी ग्लैंड। ध्यान समझिए, तो लार ग्रंथि कहाँ होता है, मुंह में लार निकलता है ना, वो लार कौन निकालता है, वो लार ग्रंथि निकालती है, यानी ग्लैंड से। सेकंड कहाँ होगा, तो सेकंड उसके बाद होता है जठर ग्रंथि। क्या, जठर ग्रंथि, जिसको क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये जठर ग्रंथि कहाँ होती है, तो ये जठर ग्रंथि होती है दोस्त आपको अमाशय में। जैसे ये वाला है ना, इसको अमाशय कहा जाएगा, स्टमक। क्या कहा जाता है, स्टमक, इसको हिंदी में अमाशय कहा जाता है। तो ये अमाशय क्या निकालती है, ये इसमें होती है जठर ग्रंथि, जो क्या निकालती है, गैस्ट्रिक जूस निकालेगा, यानी ग्रंथि है। क्या निकालेगा आगे पढ़ाएंगे, हम बता रहे कौन कौन ग्रंथि है। तीसरी ग्रंथि में आपको आता है लीवर, जिसको यकृत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, यकृत, यानी लीवर। और चौथी ग्रंथि में आपको क्या आता है, तो इसमें आएगा फिर आपको अग्नाशय। क्या, अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्त, पैनक्रियाज। तो ये जो चार ग्रंथि है ना, देखिए अब ग्रंथि, इसमें छोटी आंत में भी कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, अपना जूस निकालती हैं, वो इसी में होती है, छोटी आंत में ही होती है, नहीं एलिमेंट्री कैनाल में ही होती है। खाना इसमें नहीं जाएगा, ध्यान समझिए। अब ऐसा नहीं कि लार ग्रंथि में खाना जाएगा, लार ग्रंथि साइड में होती है, अपना जूस निकाल देगी, यानी अपना एंजाइम निकाल देगी। जठर ग्रंथि भी होती है साइड में, अमाशय के पेट में, अमाशय में ही होती है, वो अपना जूस निकाल देगी। लीवर में खाना नहीं जाता है, वो क्या करेगा, साइड से अपना जूस निकाल देगा। अग्नाशय पैनक्रियाज में खाना नहीं जाएगा, जूस निकालेगा। अब देखिए लीवर कहाँ होता है, पैनक्रियाज कहाँ होता है, कुछ समझा देते हैं। यहाँ लगभग इस तरह का जो एक स्ट्रक्चर होता है, ये है लीवर, ठीक है। ये क्या है, लीवर है। और ये क्या है, पित्ताशय। इसमें से पीत बनता है, कहाँ है, इस पित्ताशय में स्टोर होता है, फिर ये पीत यहाँ आ जाता है। और यहाँ एक आपको मिलती है, इसको कहा जाता है अग्नाशय। क्या कहा जाता है, अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज कहा जाता है। ये अमाशय, ये अग्नाशय है। ये भी क्या करता है, अपना जूस यहाँ से निकाल देता है। खाना इसमें नहीं जाएगा, खाना इसके रास्ते इसके रास्ते इसके रास्ते होते, छोटी आंत में होते, फिर बड़ी आंत में होते। ये रेक्टम के रास्ते क्या होगा, एनस में आएगा, एनस के रास्ते बाहर निकल जाएगा डाइजेशन होने से। खाना इस ग्लैंड्स में नहीं जाता है। ये ग्लैंड क्या करती है, साइड से मदद करती है, अपना जूस निकालती है, एंजाइम निकालती है, ठीक है। तो पूछा है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड किस तरह की ग्लैंड होती है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। कैसा, बाह्यस्रावी, क्यों, क्योंकि अपना जो एंजाइम है ना, वो किसी डक्ट में, किसी पाइप में डालती है। एलिमेंट्री कैनाल का लंबाई कितना होता है भाई, 9 मीटर होता है। खाना इसी में रहता है जब तक शुरू से लेकर अंत तक, यानी अंतःग्रहण से लेकर इजेशन तक, शरीर से बाहर नहीं निकल जाए, तब तक खाना आपका कहाँ रहेगा, एलिमेंट्री कैनाल में ही रहेगा। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितना होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल का लंबाई होता है 9 मीटर। अब देखिए इसका भी हम लिख देते हैं कि इसमें कौन कौन चीज़ होगा। पहले होगा मुख गुहा। क्या होगा इसमें, मुख गुहा, अरे जिसको बकल का बेटी बोला जाता है, यहाँ ये मुख गुहा हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ये फूड पाइप। क्या आएगा, फूड पाइप, लिख लीजिए, फूड पाइप, जिसको क्या कहा जाएगा, इसोफेगस कहा जाता है। क्या, इसोफेगस, ठीक है। उसके बाद खाना जाएगा आपका अमाशय में, किसमें, अमाशय में। अमाशय के बाद खाना जाएगा छोटी आंत में। अमाशय को क्या कहा जाएगा, स्टमक कहा जाता है, ठीक। छोटी आंत को क्या कहा जाएगा, स्मॉल इंस्टेंटाइन। फिर खाना कहाँ जाएगा दोस्त, स्मॉल इंस्टेंटाइन में, ठीक है। उसके बाद से खाना जाएगा बड़ी आंत में। कहाँ, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत के बाद कहाँ, गुदा, यानी एनस से बाहर निकल जाएगा। तो ये फूड पाइप का ये सब भाग है। पूछा कौन फूड पाइप का भाग है, तो ये सब फूड पाइप का भाग है, लेकिन ये सब फूड पाइप का भाग नहीं है, खाना इसमें नहीं जाता है। ये सब क्या करती है, मदद करती है। तो इतना चीज़ है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक है। खाना यहाँ से फूड पाइप से शुरू, मुंह गुहा से शुरू होते होते फूड पाइप के रास्ते अमाशय में आएगा, अमाशय के रास्ते होते होते छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत में डाइजेशन होने के बाद बड़ी आंत में, छोटी आंत में आने से पहले अग्नाशय अपना जूस डाल देता है, लीवर अपना जूस डाल देता है। उसके बाद खाना छोटी आंत से होते होते बड़ी आंत में यहाँ से प्रवेश करेगा, बड़ी आंत से होते होते यहाँ फिर एनस के रास्ते क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसी में आपका जितना भी प्रोसेस है ना, सब यहाँ से, मतलब 5 गो आपका चरण बताया ना, पाँचों चरण यहाँ तक आते आते क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना। अब हम स्टार्ट करेंगे आपको क्या कि मुख गुहा। हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मुख गुहा से। मुख गुहा में क्या क्या पढ़ेंगे, तो मुख गुहा, मुंह के अंदर क्या क्या है, अरे भाई जीभ है, दांत है और आपको सलेवरी ग्लैंड्स है। तो इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। ये आपका बेसिक सा वीडियो है जिसमें हम केवल बेसिक चीज़ें बताएंगे, क्या क्या चीज़ पूछता है, क्या क्या चीज़ आपको, मतलब बेसिक ये भी पूछा है कि एलिमेंट्री कैनाल का लंबाई कहाँ होता है, भोजन किस में नहीं जाता है, तो किसी ग्लैंड में नहीं जाएगा, ये सब में जाता है। ग्लैंड क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट चीज़ जानेंगे, ठीक। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।